हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का इतिहास के दूसरे चैप्टर का 5वां एवं लास्ट पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट में हमने देखा था समाजवादी समाज का निर्माण, कि किस तरीके से रूस में समाजवादी समाज का निर्माण होता है। करा कि गृहयुद्ध के दौरान जो बोल्शेविक थे वो उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी कर देते हैं और फिर जो किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे देते हैं और फिर धीरे धीरे केंद्रीय की नियोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं और एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित कर दी और जितने फैक्ट्री कामगार थे उनके किसानों और वालों को उसमें दाखिल देने की खास इंतजाम भी कर देते हैं। यानी कि वह अपने समाज के लिए सारे सुख सुविधाएं, उनके काम करने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारे इंतजाम करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है स्टालिनवाद और सामूहिकरण। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। करा कि नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। यानी कि जो नियोजित व्यवस्था का शुरुआती दौर था वह खेती के सामूहिकरण के पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था और 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। यानी कि जब यह शहरों में अनाज की कमी पैदा हुई थी, यानी कि जब खेतों में तबाही हुई थी, सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसने अनाज की कीमत तय कर दी कि इतना ही में लोग अनाज को खरीदेंगे और बेचेंगे, जिससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाले स्टालिन ने स्थिति को निपटने के लिए बड़े कदम उठाए थे। यानी कि ये कौन है? लेनिन। वो स्टालिनवाद थे जो लेनिन के बाद कमाल संभाले थे। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं और स्थिति पे काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पे अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी है। और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, उनकी देखभाल किया, सर्वेक्षण किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। यानी कि जब अगर वो बेचना नहीं चाहते थे कम दामों पे, फिर भी उनसे जो जबरदस्ती कर से उनसे खरीदा गया। कुलकों के ठिकानों पे छापे मारे गए। यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके ठिकानों पे छापा मारा गया। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे। जब इसके बाद भी अनाज की कमी पूरी नहीं हुई तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया और इससे फैसले में पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे भागों में बट गए हैं। यानी कि जितने भी खेत हैं किसानों को उन्हें इकट्ठा किया जाए। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं ना, खेतों में मेड़ बंधे रहते हैं, यानी कि 4 लोग रहते हैं तो एक बीघा चाहिए, एक मंडा खेत रहता है तो उसमें 4 टुकड़े किए जाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है, अनाजों में कमी आ जाती है। तो वही हाल उस समय हुआ था, खेतों के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे। तो क्या किया स्टालिनवाद ने कहा कि अब हमें खेतों का सामूहिकरण करना, यानी कि सभी खेतों को एक में मिलाना चाहिए, जिससे हमें अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। और फिर 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई और फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिकीकरण का मतलब नए तकनीक का प्रयोग करना, खेतों में नए नए तरीके से बीज का उत्पन्न करना नहीं हो पा रहा था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, यानी कि जिम्मेदारी खत्म करना, जमींदारी किसानों की जमीन छीनना और राज नियंत्रण यानी कि सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। यानी कि उन सारे खेतों पे अब राज का नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा और विशालकाय खेत बनाना यानी कि बड़े बड़े खेत बनाना जरूरी हो गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कि गोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया और ज्यादातर
जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दी गई, यानी कि अब उस खेत के स्वामी समूह में हो गए, यानी कि केवल सिंगल व्यक्ति नहीं रहा। सभी किसान सामूहिक खेतों पे काम करते और गोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता, यानी कि उस समूह के जितने भी लोग रहते थे, जितना मुनाफा होता था तो सभी समूहों में बांट दिया जाता था। और इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे और 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई, यानी कि इससे किसान को लग रहा था कि घाटा हो रहा है, तो इस वजह से वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, जो जानवरों की ज्यादा संख्या थी मात्र 1/3 रह गई थी। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई, यानी कि जो सामूहिक है उस समूह का जो विरोध करता था उसे सख्त सजा दी गई और बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया, यानी कि जितने लोग उस समय उसका विरोध कर रहे थे उन्हें उस देश से निकाल दिया गया। और सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर और न ही समाजवाद के विरोधी, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पे काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं की और सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ने लगा और जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, यानी कि उसमें भी कोई वृद्धि नहीं हुई और फिर से एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया और जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पे समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और फिर 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोग या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिए गए। श्रम शिविरों का मतलब यानी कि एक शिविर बनाया गया था जिसमें सिर्फ श्रमिक यानी कि मजदूर रहते थे और ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था और बहुत सारे लोगों को यातनाएं यानी कि बहुत सारे पीड़ा कष्ट दिए गए और इस शासन में बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया था, यानी कि गुनाह न करते उन्हें जबरन लिखवाया गया और इस आधार पर उन्हें मार भी दिया गया और इसमें कई लोग प्रतिभाशाली पेशेवर भी लोग भी थे। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया, विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसानी औरतें, यानी कि जो विशाल सामूहिकरण फार्म था, खेत था, उसमें औरतें भी काम करती थीं। 5वां पॉइंट हमारा है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी कि इस पे वैश्विक प्रभाव क्या है। कह रहा है बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पे कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था, वो उनके विचार से सहमत नहीं थे, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन मेहनत कशों के लिए यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग थे कि राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी और बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट यानी 1920 को और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कामिंटर्न बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया और कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ के शासन शैली रूसी क्रांतियों के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन ने भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उन्होंने उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू
किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। समाज यानी कि सभी लोगों को एक साथ समाज में रहने की अनुमति, एक साथ स्वतंत्रता मिली जाए, एक कोई भेदभाव न किया जाए। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है, कह रहा है कि यह इंडो सोवियत जर्नल का लेनिन विशेषांग है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया था। यहाँ पे रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 करा कि मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता था। सड़क पे भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रसोइयों के साये में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथीन में छिपे थे आज सामने आकर खड़े हुए। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिम ने की करामात है। यहाँ महज एक दशक पहले की हमारे लोगों जितना भी अनपढ़, लाचार और भूखे थे, ये देखकर जैसे आगे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंबा और भला किसको होगा। और इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेहद सराहनेपन के पहाड़ को उखाड़ फेंका है। यानी कि ये रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई बातें, यानी कि उस समय जो उन्होंने महसूस किया था वही बातें इसमें लिखी हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक समाप्त होता है, दूसरा पार्ट समाप्त होता है। इसी के साथ आपको नोट्स भी भेजा जाएगा, नोट कर लीजिएगा और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे भी नोट करते जाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।